साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटम शब्द का नामकरण सबसे पहले डाल्टन ने किया था। याद रखेंगे, एटम शब्द का नामकरण सबसे पहले डाल्टन ने किया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और एटम की बात करें तो इसके 3 अवयवी कण होते हैं। इनको 3 अवयवी कणों में बांटा जा सकता है। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। चलिए इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में, यानी 1897 ईस्वी में इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी इस पर आवेश जो होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलाम, या इसी को हम लोग कह सकते हैं -4.808 × 10⁻10 ESU। अब ESU का मतलब क्या होता है मित्रों? ESU इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आगे इसकी चर्चा की गई है और इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये याद रखिएगा। तो अगर हम ESU में देखेंगे इसका चार्ज, तो ये होता है -4.808 × 10⁻10 ESU। इलेक्ट्रॉन को E पर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg 1/1840 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के 1/1840 गुना जो पार्ट होता है वही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आता है 9.1 × 10⁻31 kg, या इसी को 9.1 × 10⁻28 ग्राम। अब याद रखेंगे, पूछने का तरीका अलग अलग होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। या इसी को हम लोग 0.000548 AMU। अब यहाँ AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये याद रखिएगा। और हिंदी में इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो है यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की एक खास प्रॉपर्टी है कि यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो देखिए, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इसकी जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने किया था। और कब? 1886 ईस्वी में, यानी 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने इसकी खोज किया था, लेकिन नाम दिया था रदरफोर्ड ने 1911 में। तो ऑप्शन में गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आता है। अगर दोनों है तो आप गोल्डस्टीन को लगाएंगे, और अगर रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन नहीं है, तो रदरफोर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे। याद रखेंगे, कई तरह से पूछा जाता है, लेकिन खोज की बात करेगा तो 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था और नाम दिया था 1911 में रदरफोर्ड ने। अब बात करते हैं, इस पर धनात्मक आवेश होता है। अब आवेश इसका +1.6 × 10⁻19 कूलाम, या +4.808 × 10⁻10 ESU। अब इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ये याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। यह एक उदासीन कण है और इस पर आवेश 0 कूलाम
होता है, यानी ये उदासीन है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसे n से या 0 n1 से प्रदर्शित करते हैं। और अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये भी हाइड्रोजन एटम के समान होता है और इस पर भी 1.67 गुणे 10⁻27 kg या 1.67 गुणे 10⁻24 ग्राम द्रव्यमान इसका होता है। अब देखिए, रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम माना जाता है या 10⁻−10 मीटर। याद रखेंगे, जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻−10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक होता है, तो नाभिक का त्रिज्या अगर देखें तो 1 फर्मी आता है और इसका मान 1 गुणे 10⁻15 मीटर। 1 फर्मी का मान 10⁻15 मीटर होता है, याद रखेंगे। तो न्यूक्लियस का जो त्रिज्या होता है 1 फर्मी और जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर देखें हम एक जो एटम होता है, एटम की त्रिज्या और न्यूक्लियस की त्रिज्या दोनों का अगर अनुपात देखेंगे तो इसका कितना होता है, एटम की त्रिज्या 10⁻10 और इसका न्यूक्लियस का 10⁻15। और अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो देखिए 10⁻−10 और बटे 10⁻−15, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 पे -10 और इंटू 10⁻−15 और बटा 1 रह जाएगा। अब ये 10⁻+15 होगा, याद रखेंगे। तो 15 में से 10 घटेगा 5 बचेगा, तो 10⁻5 बटा 1। यानी इनमें जो अनुपात होता है, यानी एटम की त्रिज्या और न्यूक्लियस की त्रिज्या में जो अनुपात होगा वो 10⁻5:1 होगा, यानी 1,00,000 अनुपाते 1। यानी कहा जा सकता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसके बाहर ये सभी क्या हैं, कक्षाएं हैं। याद रखेंगे, ये सभी क्या हैं, कक्षाएं हैं, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो ये आपका नाभिक न्यूक्लियस है और इसमें क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और ये सभी जो K, L, M, N है, ये सभी क्या हैं, सेल हैं, कक्षाएं हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन, तो इसकी खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। यह एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, और चार्ज इस पे कितना होता है, +1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। और द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट हैं, उनको ध्यान रखेंगे। देखिए, पॉजिट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन, इन दोनों में केवल द्रव्यमानों का अंतर होता है, इसी कारण ये भिन्न है, नहीं तो ये समान होते हैं। अब देखिए, पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के विपरीत होगा प्लस, और सभी गुण समान होते हैं प्रोटॉन से। तो हम कह सकते थे कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक ही हैं, लेकिन इनके द्रव्यमान की भिन्नता के कारण, चूंकि पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है, और यही जो है प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन को अलग अलग करते हैं। एक दूसरा पॉइंट है, 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁻9 ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। यानी 1 कूलाम में 3 गुणे 10⁻9 ESU होता है, और 1 AMU बराबर होता है 1.672 गुणे 10⁻27 kg। और AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब बात करते हैं मास का क्रम। अगर द्रव्यमान के क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, तब इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की। तो देखिए, 4 मॉडल बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। डाल्टन मॉडल, ये मॉडल है फ्रेंड्स। डाल्टन मॉडल 1803 में आया था। थॉमसन मॉडल 1903, रदरफोर्ड मॉडल 1911, नील बोर मॉडल 1913। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं डाल्टन के परमाणु मॉडल से, और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है 1803 में डाल्टन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था, और
डाल्टन ने प्रथम परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत दिया था। यानी डाल्टन ने प्रथम परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत दिया, और डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु कहा था। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डाल्टन ने परमाणु को यौगिक परमाणु कहा था। अब प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, जे थॉम्सन मॉडल 1903 में आया था, और इसे हम तरबूज मॉडल या परमाणु का थॉम्सन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। पहली बार आवेश वितरण को थॉम्सन ने ही बताया था फ्रेंड्स। अब परमाणु विभाज्य है, परमाणु में एक धनावेशित भाग होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखेंगे, इन्होंने बताया कि परमाणु में एक धनावेशित भाग होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन धनावेशित भाग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इन्होंने और क्या बातें बताई, देखिए इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए तरबूज है, तो इस तरबूज में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में बीज की तरह क्या होते हैं, धंसे होते हैं। इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए ये मॉडल जो है तरबूज मॉडल कहलाता है, क्योंकि तरबूज में जैसे बीज धंसे होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बीज की तरह इसमें धंसे होते हैं, और इसी कारण इसको हम तरबूज मॉडल कहते हैं। अब अगले मॉडल की चर्चा हम लोग करें अगर, अगला मॉडल हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल, तो 1911 में प्रस्तुत किया गया था। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, और अल्फा कण एक द्विधनावेशित हीलियम कण, हीलियम परमाणु होता है। और याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछा है कि स्वर्ण पत्र की जो मोटाई होती है वो 0.0004 सेंटीमीटर होता है। बहुत पतली पन्नी थी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो कैसे किया था याद रखेंगे। जैसे ये स्वर्ण पन्नी है, ये जो है गोल्ड, यानी ये एयू पत्र है, बहुत पतली पन्नी है, और इस पर उन्होंने अल्फा कण की बमबारी किया। यानी रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कणों की बमबारी की है जब इस पर, ये स्वर्ण पत्र पर, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा कण ऐसे मुड़ करके विक्षेपित होकर के बाहर निकल गए। अब ये मुड़ाव क्यों हुआ, क्योंकि अब देखिए चूंकि अल्फा कण धनावेशित है, हीलियम कण है, हीलियम का धनावेशित कण है, अब द्विधनावेशित है। अब ये धनावेशित है तो आकर्षित, चूंकि आप जानते हैं कि समान प्रकार के चार्ज में प्रतिकर्षण होता है, तो जब इसके नजदीक से गुजरा तो ये थोड़ा सा विक्षेपित हो गया, मुड़ करके इस तरफ चला गया, और अधिकांश अल्फा कण इसके पन्नी से होकर के बाहर निकल गए। लेकिन कुछ एक अल्फा कण इसके बीचों बीच किसी एक भाग से टकरा कर वापस आ गया, और उस भाग को रदरफोर्ड साहब ने धनावेशित भाग कहा, और उसी धनावेशित भाग का नाम उन्होंने क्या दिया, नाभिक। तो इस तरह से रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज की थी। यानी नाभिक की खोज का अगर श्रेय दिया जाए तो किसको देंगे, रदरफोर्ड को। एग्जाम में पूछे कि ये जो नाभिक की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए, इस प्रयोग से उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। कौन कौन से निष्कर्ष थे, तो उन्होंने कहा कि एटम इज स्फेरिकल, यानी परमाणु गोलाकार है, पहला पॉइंट। दूसरा, एटम का अधिकांश भाग खोखला है, याद रखेंगे एटम का अधिकांश भाग खोखला है। फिर तीसरा पॉइंट है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस यानी नाभिक होते हैं, और एटम का साइज न्यूक्लियस की तुलना में बड़ा होता है, या रिवर्स कहें कि न्यूक्लियस की साइज एटम की साइज से बहुत छोटा होता है। और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, एटम का रेडियस जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एटम का सबसे घना हिस्सा होता है, यानी जो नाभिक होता है वो परमाणु का सबसे घना हिस्सा होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये इनके निष्कर्ष थे प्यारे मित्रों, और उन्होंने इस निष्कर्ष के आधार पर बहुत सारे खोज किए। अब देखिए मित्रों, रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां थी, चूंकि हर मॉडल में कमियां आती चली गई हैं,
तो उनमें प्रमुख कमी थी कि वो जो है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे, और यही कारण है कि उनके मॉडल को निरस्त कर दिया गया और नया मॉडल प्रस्तुत किया नील और बोर नामक दो वैज्ञानिकों ने, और इसलिए इसका नाम पड़ा नील बोर मॉडल, और 1913 में आया था। और ये परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में सफल हुए, और यह मॉडल प्लांक्स थियरी पर आधारित है मित्रों, यानी यह मॉडल प्लांक्स थियरी पर आधारित है। अब प्लांक्स थियरी के बारे में जान लेते हैं। प्लांक का सिद्धांत क्या है? तो इसके अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, यानी लगातार नहीं होता है मित्रों, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट यानी पैकेट्स के रूप में होता है। अब इसके एनर्जी की बात करें तो एनर्जी E बराबर hc/λ होता है। ई से तो ये एनर्जी है, लेकिन यहाँ जो सी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल है, और आप जानते हैं मित्रों प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और एच यहाँ प्लांक नियतांक है, और जो लेम्डा है वो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य है। इस मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तर यानी KLMN जो पीछे पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, KLMN में चक्कर लगाता है। दूसरा है डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होती है, यानी भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, ये बताने की कोशिश कर रहा है ये मॉडल। चलिए इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये सेम एनर्जी लेवल में सभी इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी होती है, याद रखेंगे, समान ऊर्जा स्तर में सभी इलेक्ट्रॉन के पास समान ऊर्जा होती है। और चौथे पॉइंट की बात करें तो समान ऊर्जा स्तर यानी सेम एनर्जी लेवल में त्वरित गति के बावजूद इलेक्ट्रॉन न तो एनर्जी रिलीज करते हैं, न तो एनर्जी निकालते हैं, और न ही एनर्जी को ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं। और यही कारण है कि एटम स्टेबल बना रहता है, यानी परमाणु अस्थायी बना रहता है। इसके पांचवें पॉइंट की बात करें तो सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है, यानी नियत होती है। अब याद रखेंगे किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² होती है, यानी जहां n क्या है? कक्षा की संख्या है, ये याद रखिएगा। अब अगर बात करें हम, देखिए मान लीजिए कि ये आपका ये नाभिक है और इसके बाहर ये विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं हैं। अब इसमें K, L, M, N ये कक्षाएं होती हैं। तो सेल K, L, M, N, अब K को पहला कक्षा, L को दूसरा कक्षा, M को तीसरा कक्षा, N को चौथा कक्षा बोलते हैं। और एनर्जी लेवल की बात करें तो K को उसकी एनर्जी लेवल फर्स्ट एनर्जी लेवल, L का सेकेंड एनर्जी लेवल, और M का थर्ड एनर्जी लेवल, और N का फोर्थ एनर्जी लेवल होता है, यानी E4। अब याद रखेंगे। और इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 2n² से, तो K पहला कक्षा है तो 2 हो गया, N के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 1 में 2, ऐसे इसमें 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 3 रखेंगे, तीसरा ऊर्जा स्तर है और तीसरा कक्षा, 3 3 का 9, 9 दूना 18, फिर 4 चौका 16, 16 दूना 32। अगर एनर्जी का क्रम देखें तो E1 निम्न ऊर्जा स्तर है, E2 इससे उच्च ऊर्जा स्तर है, यानी सबसे उच्च ऊर्जा स्तर E4 और निम्न ऊर्जा स्तर E1। या कोष की बात करें तो K निम्न ऊर्जा स्तर वाला कोष है और N उच्च ऊर्जा स्तर वाला कोष है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए सोमरफेल्ड 1919 में आए और ये भी कुछ बातें बताए हैं। तो इनके अनुसार क्या है, ये आवश्यक नहीं कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है वह वृत्ताकार ही हो, वह दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है। सोमरफेल्ड ने पहली बार कहा कि प्रत्येक कक्षाओं के अंदर उप कक्षाएं भी होती हैं। अब देखिए इसमें कोष क्या होती हैं, कक्षाएं K, L, M, N, लेकिन उपकोष क्या होती हैं, उपकक्षाएं तो S, P, D, F ये उपकोष होती हैं मित्रों, याद रखेंगे। अब इसके बाद इसमें देखिए अगर बात करें K कोष में S उपकोष होता है केवल,
एल कोश में एस और पी 2 उपकोश होते हैं, एम में 3 उपकोश एस पी डी होता है, एन में 4 उपकोश होते हैं एस पी डी और एफ। अब याद रखेंगे सब शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ उपकोश में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इनके आकृति की बात कर लेते हैं। तो देखिए एस की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है, पी की आकृति डम्बलाकार यानी इस रूप में, या हम कह सकते हैं डमरू के जैसा, एक कभी कभी आता है एग्जाम में डमरू के जैसा, तो याद रखेंगे डमरू या डम्बलाकार। और डी का आकार द्विडम्बलाकार होता है। एफ की आकृति बहुत जटिल होती है। आपको 2 याद करने हैं, एस और पी, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। एस और पी के आकृति तो ये गोलाकार और डम्बलाकार या डमरू के आकार का, यही दोनों पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सब शेल की तो और ऑर्बिट की। देखिए एस उपकोश में 1 कक्षक होता है, पी उपकोश में 3 कक्षक 1 2 3 होते हैं, डी उपकोश में 5 कक्षक 1 2 3 4 5। अब और एफ उपकोश में 7 कक्षक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब याद रखेंगे जैसे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन था, एक इसीलिए एक कक्षक की जरूरत हुई। अब जो पी है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका आधा 3 कक्षक चाहिए, और डी में 10 का आधा 5 कक्षक का चाहिए, और एफ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 14, तो इसके लिए 14 का आधा 7 कक्षक इसके लिए होते हैं। और एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बोर योजना जो 1921 में आया, और ये क्या बताता है, ये बताता है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षक की संख्या है, और किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, यानी निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और जब तक लोअर एनर्जी लेवल फिल नहीं होता तब तक ये हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाता है, ये याद रखिए। अब बात कर लेते हैं अफबाउ नियम की, अफबाउस प्रिंसिपल। तो इन्होंने जो है किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन के भरने का तरीका बताया है, इलेक्ट्रॉन किस रूप में भरे जाएंगे। तो देखिए ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, ऐसे 3 मार करके इसको हम लोग पढ़ते थे। लेकिन याद रखेंगे हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए पहले क्रम जान लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4p 5d 6p 7s 5f 6d 7p, ऐसे होता है। अब याद रखेंगे एक ट्रिक आप याद रखिएगा। देखिए ट्रिक है और इस ट्रिक से आप आसानी से इसको क्रम बना सकते हैं। देखिए ये स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर देलही पब्लिक स्कूल, फिर फैंटास्टिक देलही पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक देलही पब्लिक स्कूल। ये देखिए इसमें यहाँ 1 लिख देंगे सिंपल सा, यहाँ 1s हो गया, ये 2 लिख देंगे, और उसके बाद 2s, यहाँ 1p होता नहीं है तो 2p हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 2p। उसके बाद 2s लिख चुके हैं, 3s हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 2p लिख चुके हैं तो 3p हो जाएगा, s में 3s लिख चुके हैं तो 4s हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है 3p हो गया है, और उसके बाद 2d होता नहीं है तो 3d हो जाएगा, यानी तीसरा लाइन है इसीलिए 3 से शुरू करेंगे। और यहाँ 4f, 4 से शुरू करेंगे, यानी पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद 4s हो गया, फिर 3d, उसके बाद p, 3p हो चुका है तो 4p हो जाएगा। उसके बाद जो है अब 3s 4s हो चुका है तो ये 5s हो जाएगा। उसके बाद 3d हो चुका है तो 4d हो जाएगा। उसके बाद जो है 4p हो चुका है तो 5p हो जाएगा। उसके बाद जो है 5s हो चुका है तो 6s हो जाएगा, 4f। उसके बाद जो है 4d 5d हो जाएगा। उसके बाद जो है p वाला जो है 5p हो चुका है तो 6p हो जाएगा। उसके बाद जो है 6s हो चुका है 7s हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 5f हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 6d हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 7p हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है 8s, ऐसे हम
इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है एक ट्रिक था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये याद रखिएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ये होता है। अब याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। सोडियम का 11 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होता है। उसके बाद कैल्शियम का 20 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये होता है। याद रखेंगे, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका था। अब देखिए आप बाउ नियम के कुछ अपवाद भी हैं मित्रों। देखिए क्रोमियम 24 होता है परमाणु क्रमांक, कापर 29 ये भी अपवाद है, मालिब्डिनम 42 होता है परमाणु क्रमांक, ये भी अपवाद है। पैलेडियम अपवाद नहीं है लेकिन पूछा गया है इसीलिए हम यहाँ इंक्लूड कर लिए। और चांदी होता है सिल्वर 47 होता है परमाणु क्रमांक, ये भी अपवाद में आता है। और आरम यानी गोल्ड यानी सोना 79 होता है परमाणु क्रमांक, ये भी अपवाद होता है। अब इनका एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। देखिए क्रोमियम का पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 याद रखेंगे। d पर 4 और d पर 9 ये दोनों नहीं होने चाहिए क्योंकि ये जो है अनस्टेबल होते हैं। याद रखेंगे ये सभी जो है अनस्टेबल होते हैं। और D5 या तो अर्ध भरे हुए हों या तो D में पूरी तरह से भरे हुए हों, तब ये स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ D पर 4 है तो ये जो है D पर 4 है तो D पर 4 नहीं होगा बल्कि D पे 5 होगा। तो यहाँ जो 4s2 था तो ये 4s1 हो गया, D 3D पर 5 हो गया। ऐसे कापर 29 का 4s2 3d9 था तो यहाँ क्या हो गया 4s1 3d10। ऐसे ही मॉलिब्डिनम का देखें तो 5s2 और 4d4, अब ये क्या हो जाएगा 5s1 4d5 हो जाएगा। और पैलेडियम का तो यही करेक्ट है आपका। और उसके बाद जो है चांदी का देखेंगे तो यहाँ 5s2 4d9, अब ये क्या हो जाएगा 5s1 हो जाएगा और 4d10 हो जाएगा, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के D में चला जाएगा। ऐसे आपका गोल्ड वाला देखें तो यहाँ पर क्या है 6s2 और 5d9, 4f यहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स अगर सही क्रम में लिखेंगे तो ये 4f पर 14 फिर 6s पर 1 और 5d पर 10। तो इस तरह से ये जो है इसके अपवाद हैं और आबाउ नियम के, तो ये याद रखिए। अब देखिए क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं इनकी चर्चा कर लें। तो वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है उसे क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n कहते हैं और ये कक्षा को दर्शाता है और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को बताता है। बस बेसिक पॉइंट आपको जानना है मित्रों। उसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। यह उपकोष को बताता है और उप ऊर्जा स्तर को बताता है। बात करें उपकोष SPDF होता है तो इसके लिए L का मान क्या होता है? S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये याद रखिएगा। और L का जो मान होता है वो 0 से लेके n-1 तक होता है। जैसे मान लीजिए n बराबर 4 है तो L का मान 0, 1, 2, 3 होगा। यानी याद रखेंगे अगर n बराबर 4 है तो L का मान 0 से लेके शुरू होगा तो 0, 1, 2, 3 ये होगा मित्रों, ये याद रखिएगा। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें जिसको m से प्रदर्शित करते हैं तो यह कक्षक को बताता है और m का मान -L से +L तक होता है। अगर चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें जिसको S से प्रदर्शित किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। और अगर क्लॉकवाइज चक्रण होता है, क्लॉकवाइज स्पिन होती है तो उसको +½ लिखते हैं S को, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चक्रण होता है तो S को -½ लिखते हैं यानी -½ अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला नियम n+L का नियम जिसको हम बेसिकली अबाउ का नियम ही बोलते हैं। यह क्या है? यह इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है बताया गया कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और पहले इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरता है जिसके लिए n+L
कम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें अगर तो 4s और 3d, तो इसमें देखें तो n का मान क्या हो गया, ये जो s के पास लिखा है संख्या ये n का मान होता है तो 4 हो गया, और s के लिए l का मान अभी अभी देखे 0 होता है तो 4 और 0 जोड़ेंगे तो n प्लस l बराबर 4 हो गया। अब याद रखेंगे अगर 3d की बात करें तो n बराबर 3 और l बराबर d के लिए 2 होता है तो इनको जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो गया। इसी कारण हम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p के बाद 4s में भरता है, उसके बाद 3d में जाता है, और कारण क्या है, n प्लस l वाला नियम। n प्लस l जो नियम है वो क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में भरेगा जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है, ये याद रखिएगा। अब एक नोट पॉइंट है, अगर n प्लस l समान हो तब क्या करेंगे, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरेगा जिसमें n का मान सबसे कम हो। जैसे मान लीजिए 4p और 5s, तो 4p 5s में देखें तो n बराबर 4 और p के लिए l का मान 1 तो 4 1 5 हो गया, और ऐसे 5s के लिए n बराबर 5 हो गया। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले जिसके लिए n का मान कम है उसी में इलेक्ट्रॉन भरना चालू होगा। इसीलिए 4p एवं 5s में n प्लस l समान है, परंतु 4p के लिए n बराबर 4, 5s के लिए n बराबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4p में भरेगा न कि 5s में। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इसके एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे मान लीजिए 2p 3s 4p 5s 4d 5p, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में n प्लस l का मान 3 आ रहा है, 4p 5s में 5 आ रहा है, 4d 5p में 6 आ रहा है, समान है। तो इलेक्ट्रॉन 3s और 2p में पहले 2p में भरेगा, और 4p 5s में से पहले 4p में भरेगा, 4d और 5p में से पहले 4d में भरेगा इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो 2p यानी इस वाले में देखा जाए जो एग्जाम्पल लिए 2p फिर 3s 4p 5s 4d 5p। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हुंड के नियम में। हुंड का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन आप भर देंगे। इसके बाद विपरीत चक्रण में अब 5 इलेक्ट्रॉन भर चुके, अभी 5 बचा है, तो आप विपरीत चक्रण ऐसे कर दीजिए, और 1 2 फिर 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस रूप में हम इसमें भरना चालू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं मित्रों समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान नहीं होता, ये क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान नहीं होता है, याद रखेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए SPDF, इसमें जो है एक कक्षक और P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक, F में 14 कक्षक। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया तो दूसरा ऐसे रहेगा, याद रखेंगे। ये पाउली का अपवर्जन नियम बताता है। और इसमें याद रखेंगे एक नोट पॉइंट, D5 और D10 स्टेबल होते हैं, लेकिन D4 और D9 अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है समान नहीं होता है, बल्कि विपरीत चक्रण के होते हैं। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ये याद रखिएगा, ऐसे इसमें भरे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे आप। अब आगे बात करते हैं दी ब्रॉगली ने क्या कहा। तो दी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को इन्होंने बताया। द्वैत प्रकृति का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन में कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों का गुण होता है, ये याद रखिएगा। और हाइजेनबर्ग ने कुछ बातें बताई हैं। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है, और इस सिद्धांत को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि एक साथ इलेक्ट्रॉन के संवेग एवं स्थिति का निर्धारण संभव नहीं है, यानी एक साथ अगर इलेक्ट्रॉन के संवेग और स्थिति का निर्धारण करेंगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं परमाणु संख्या का, यानी परमाणु क्रमांक का। तो इसमें क्या बताया गया, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु संख्या की खोज मोजले साहब ने किया था, और
याद रखेंगे, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या की बात करें, 1 से 30 तक याद होने चाहिए आपको। बाकी जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप लोग जो है या अच्छे से याद कर लेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्रोमियम की बात करें तो इसका 24 होता है, आयरन का 26 होता है, कापर का 29 होता है, ब्रोमीन का 35 और एंटीमनी का 51, प्लेटिनम का 78, निकिल का 28, कोबाल्ट का 27, जिंक का 30 और चांदी का 47, टिन का 50, एसएन होता है टिन, स्टेनस बोलते हैं जिसको, बेरियम का 56 और आरम यानी गोल्ड सोना जिसको कहते हैं ये 79 और ये टंगस्टन ये 74 होता है। ये तो आरआरबी जेई में पूछा हुआ है मित्रों, आरआरबी जेई में इसका संकेत पूछ चुका है और परमाणु क्रमांक। मरकरी का 80, हाइड्रार्जियम होता है जिसको कहते हैं, आयोडीन 53, लेड 82 जिसको सीसा बोलते हैं, रेडियम 88 जो रात अंधेरे में चमकता है, यूरेनियम 92। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे जिनके परमाणु क्रमांक आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद बात करते हैं एटॉमिक वेट की, परमाणु भार की। देखिए एटॉमिक वेट परमाणु भार, इसकी खोज मेंडलीव ने किया था और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। और एटॉमिक वेट बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु भार होता है। और ए बराबर पी प्लस एन लिखते हैं, या एन बराबर ए माइनस पी, पी को इधर कर देंगे, या एन बराबर ए माइनस जेड, क्योंकि पी और जेड दोनों बराबर होते हैं। और अगर बात करें किसी तत्व की तो तत्व में ऊपर एटॉमिक वेट लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो 6C12 यानी कार्बन की बात करें, कार्बन तत्व है जिसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट 12 और एटॉमिक नंबर 6 होता है। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होते हैं, किसके लिए, किसी एक पार्टिकुलर तत्व के लिए, तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बेहतर लगा होगा और आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।